रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस है? डार्क रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस हमें पढ़ना है? नहीं, एक है C3 और एक है C4। ये दो टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। हाँ बेटा रटना नहीं, अभी हम लोग C4 साइकिल कर लेंगे ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं C3 और C4 में डिफरेंस। वैसे तो बहुत अभी हमें नहीं पता है, जितना पता उतना ही देखते हैं। C3 साइकिल कौन डिस्कवर करे? हाँ, मेल्विन केल्विन, और इसको किए हैच एंड स्लैक। इसको कौन डिस्कवर करे बेटा? आ जाओ, हैच एंड स्लैक। इसका प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, हाँ, RUBP। एंजाइम, एंजाइम क्या है? रुबिस्को। और फर्स्ट प्रोडक्ट 3PGA। वेरी गुड, 3PGA, इतना याद रहेगा। ठीक है, इधर डिस्कवरी हैच एंड स्लैक। इसका भी एक प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और इसके प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का नाम है हमारा पेप। इसका फुल फॉर्म है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। देखो अभी हम लोग ना स्टार्ट नहीं किए C4 स्टार्ट करेंगे, फिर से मैं बताऊंगी। अभी बस एक बार डिफरेंस देख लेंगे। ये RUBP है, इधर हमारा क्या है? पेप। इधर एंजाइम क्या है? रुबिस्को। इधर एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज, और आगे चल के यहां कहीं पर रुबिस्को भी है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें 3PGA है। इसमें क्या है फर्स्ट प्रोडक्ट? OAA, फुल फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है, ये याद रखना है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल में 3 स्टेप है। क्या क्या? पहला है कार्बोक्सिलेशन। पहला क्या स्टेप है? कार्बोक्सिलेशन। किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? RUBP का। RUBP में मतलब हमारा कार्बन ग्रुप ऐड हो रहा है, जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल बनता है किसका? ऑफ 3PGA। क्लियर है? इसके बाद पहला प्रोसेस आपका हो गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ CO2। तो CO2 का जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बोल सकते हैं, सुक्रोज बोल सकते हैं, या फिर स्टार्च बोल सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 मतलब CO2 का रिडक्शन करके ही हम लोग क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। हमारा पर्पस ही यही है। डार्क रिएक्शन में क्या काम हो रहा है? हमारा CO2 को रिड्यूस करके हमें ग्लूकोज बनाना है, बस यही पर्पस है। ये है डार्क रिएक्शन का पर्पस। और लाइट रिएक्शन का क्या पर्पस है? लाइट रिएक्शन का ATP का फॉर्मेशन करना, NADPH का फॉर्मेशन करना, और O2 बाई प्रोडक्ट है। कोई डिफरेंस? ठीक है, और CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है डार्क रिएक्शन में। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन हो रहा है। मेन पर्पस क्या है हमारा इस पूरे फोटोसिंथेसिस का? पूरे फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लूकोज कब बन रहा है? डार्क रिएक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज बनेगा, स्टार्च बनेगा। ये सब ग्लूकोज का ही हमारा पॉलीमर यूनिट है। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो टूटता है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। जो हम लोग उल्टा लिख रहे थे ना,
ये उसी का रिवर्स लिखने वाला है, ठीक है। जो कल ने एक साइकिल बनाई थी बड़ा सा C3 साइकिल, वो उसी का ऑपोजिट चलने वाला है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये इसका रिवर्सल है। नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा क्या है। इस वाले प्रोसेस में हमारा एनर्जी यूज हो रहा है। ATP का कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और NADP का कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है? गलत है। इस प्रोसेस में कितना यूज हो रहा है? कितना ATP यूज हो रहा है? एक ही ATP यूज हो रहा है। बेटा आप लोग बहुत दिमाग लगा रहे हो। नहीं, आपका ग्लूकोज बनता है, आपका ग्लूकोज का अलग कंडेंसेशन हो रहा है। आपका पर्पस है सिर्फ ग्लूकोज बनाने का। ग्लूकोज जब स्टोर होता है कहाँ पे जाके, तब वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, बनता आपका ग्लूकोज ही है। इस रिडक्शन वाले प्रोसेस में कितना यूज हो रहा है? सिर्फ रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन भूल जाओ अभी। रिडक्शन में इस प्रोसेस में कितना यूज हो रहा है? 2 ATP यूज हो रहा है बेटा। और NADPH कितना यूज हो रहा है? 2 यूज हो रहा है। फिर तीसरा स्टेप है हमारा रीजेनरेशन ऑफ RUBP। RUBP हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर RUBP हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गया, अगर इसको रीजेनरेट नहीं करेंगे तो हमारा साइकिल एक ही बार होके रुक जाएगा। तो इस RUBP को रीजेनरेट कराना बहुत जरूरी है। कैसे रीजेनरेट कराए वो याद है ना? मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाई थी कि आप लोग उसे याद नहीं करना, वो पहले आप लोग समझे थे ना कैसे रीजेनरेट किया है, ठीक है। वो बड़ा प्रोसेस था। आपका 7 मॉलिक्यूल आपका 5 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, आपका 2 और 3 मिलकर के भी 5 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये RUBP का रीजनरेशन जब करना है तो यहां पर हमारे ATP कितना यूज हो रहा है? 1 नहीं, 1। सिर्फ RUBP के रीजनरेशन में कितना यूज हो रहा है? 1 ATP। तो ये तीनों प्रोसेस का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो टोटल कितना ATP यूज हुआ इन 1 साइकिल, जिसमें एक CO2 को कौन फिक्स किया है? 1 RUBP। तो कितने ATP यूज हुआ टोटल इसमें? ATP कितना यूज हुआ? 3, टोटल 3। और NADPH 2। क्लियर है? ये एक लाइन है, ये याद रखोगे। एक ग्लूकोज को हमें फिक्स करना है तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चाहिए। तो कितना RUBP चाहिए? कितना RUBP चाहिए? यहां लिखियो। तो 6 RUBP चाहिए। तो फिर कितना ATP चाहिए? हाँ, कितना NADPH चाहिए? 12। ये आपका पूरा साइकिल है। क्लियर है? तो आपके रिएक्शन साइड पे कैसे लिखाएगा? नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन ये है आपका 6 CO2 प्लस 6 RUBP प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है, इसका क्या है? 1 ग्लूकोज C6H12 वो 6 भी लिख सकते हैं। ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 18 ADP में। हमारा एक फॉस्फेट टूटा, हमारा क्या हो गया? एक फॉस्फेट टूटा तो साथ में हमारा 18 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और 12 NADPH था तो 12 NADP प्लस हो जाएगा। ये हमारा रिएक्शन हो गया, कंप्लीट रिएक्शन। एक बार देख लो PI क्या है ना, PI हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके हमारा ATP बनता है, ठीक है। तो अगर 18 ATP था तो 18 ADP और 18 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो अगर इस ATP को तोड़ेंगे तो वो टूटेगा इसी में। समझ में आ गया? तो ये हमारा नेट रिएक्शन हो गया पूरा। एक बार देख लो C3 साइकिल। नहीं समझ में आ रहा मुझे आपका क्वेश्चन, पहले हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं। हाँ बोलो। NADPH में तो यूज हुआ
बेटा ये जो C3 साइकिल है ये हमारा डार्क रिएक्शन ही तो है। मैं समझ गई आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन में दो साइकिल होता है, एक है साइक्लिक और एक है नॉन साइक्लिक। इसमें सिर्फ एटीपी बना है, इसमें एटीपी और NADPH दोनों बना है। क्लियर है? फिर आता है हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एक साइकिल में 3 ATP यूज हो रहे हैं और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके NCERT में भी एक लाइन लिखा हुआ है और ये लिखना कंफर्म नहीं है, ये आपका कंफर्म नहीं, मे भी करके लिखा हुआ है, मे भी या कैन भी करके लिखा हुआ है। ठीक है, साइक्लिक ऐसे जनरली आपके बैक्टीरियाज में होता है, लेकिन प्लांट्स में भी हो सकता है। कब होगा प्लांट्स में? जब आपका हाई इंटेंसिटी का लाइट होगा, जब लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हमारा सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस प्लांट्स में भी हो सकता है। ठीक है, हर टाइम तो एक मॉडरेट, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और लाइट तो नहीं मिलता है। लाइट ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। हम लोग बोल रहे हैं फ़ायदा है नॉन साइक्लिक होने में क्योंकि NADPH भी बन रहा है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि होगा नहीं, ये भी होता है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि C3 साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH, ये आपका क्या अनइवन है ना, नंबर अनइवन है, मतलब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये भी थोड़ा हेल्प कर रहा है ATP के ऐड करने में। ATP के ऐड करने में आपका साइक्लिक प्रोसेस भी क्या कर रहा है, थोड़ा मदद कर रहा है। समझ में आ गया? मैं आप लोग को बताती हूँ लाइन लिखा हुआ कहाँ पर है NCERT में। बुक देना बेटा एक बार। ये लास्ट में दिया हुआ है, ये वाला पैराग्राफ में दिया हुआ है, हेंस से पढ़ना। ये लास्ट में पेज नंबर 145, ये वाले टेबल के जस्ट ऊपर। सारे कोई पढ़ो, मुझे लगता है आपका क्वेश्चन यही था। हाँ, ये तीनों प्रोसेस आपका डार्क रिएक्शन का ही है, तीनों डार्क रिएक्शन का प्रोसेस। मुझे अभी तक लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखो मुझे जो समझ में आया कि मुझे लगा कि आप ये पूछो कि ये 3 है, ये 2। हाँ हाँ, आया नहीं है, वो यूज हो रहा है। यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन है बेटा, उस रिएक्शन में 2 स्टेप पर आपका एटीपी यूज हो रहा है, बस वही है। और यहाँ पर आपका एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। ठीक है, इस पूरे के पूरी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में टोटल कितने एटीपी यूज हो रहे हैं? एक साइकिल में 3 और NADPH 2, ये याद रखोगे। अब हम लोग आएंगे C4 साइकिल पे। कोई दिक्कत इसमें? कोई क्वेश्चन पूछना है? ये टॉपिक समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? आप अपने किसी फ्रेंड को पकड़ो और उसको समझाओ, और अगर आपके समझाने से उसको समझ में आता है तो आपको भी लगेगा कि हाँ हम ठीक से समझा लिए, और तब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को समझ में आ गया। अभी नहीं समझाना है, क्लास के बाद समझाना है। तो ठीक है, आप लोग ग्रुप बना लो और एक दूसरे को समझाओ। ये सब टॉपिक ना लगता है समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग किसी को समझाते हैं तो वो चीज़ ब्लैंक हो जाते हैं। समझा के देखो, अब जहाँ गलती करोगे आपके दोस्त भी आपको समझाएंगे, तो ऐसे में रिवाइज भी हो जाएगा। अब शांत हो जाओ, हम लोग नेक्स्ट आते हैं किस पे? C4 पाथवे या C4 प्लांट। C4 पाथवे या C4 प्लांट, ठीक है। कौन डिस्कवर करे? अभी तुरंत ही बताई थी, हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक, ठीक है। तो इनके नाम पे भी इस पाथवे का नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे भी इसको कहते हैं, ठीक है। C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OA बनता है, ठीक है। CO2 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, CO2 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 3 कार्बन का था, 3 कार्बन का कंपाउंड था, नाम क्या है? पेप, PEP। फुल फॉर्म इसका फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, ठीक है। एक एंजाइम चाहिए हमें, एंजाइम का नाम हाँ पेप कार्बोक्सिलेज,
ठीक है, हाँ ये हो गया। इसको हम लोग पेप केस भी लिखते हैं, पेप केस भी लिखते हैं। समझ में आ गया? स्वाति, रुबिस्को का फुल फॉर्म? राइब्यूलोज, सॉरी राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, बैठ जाओ। यहां पे एंजाइम का नाम क्या है? पेपकेस। ठीक है, C4 प्लांट क्यों बना? जब हमारे C3 प्लांट्स काम कर ही रहे थे, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो ही रहा था, तो C4 प्लांट्स का जरूरत क्या पड़ा? या कुछ प्लांट्स में C4 एनाटॉमी क्यों देखने को मिला? ठीक है, कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट OA बनने का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ अडेप्टेशंस के कारण हुआ है। प्लांट क्या किया है? कुछ अडेप्टेशन किया है। किसके लिए अडेप्टेशन किया है? ताकि वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रह सके। कहां रह सके? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। हाई लाइट इंटेंसिटी में वो सरवाइव कर सके। हाई लाइट इंटेंसिटी में वो क्या कर सके? सरवाइव कर सके। और फोटो रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस नहीं हो। हमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं चाहिए, फोटो रेस्पिरेशन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो, इसके लिए क्या किया? C4 पाथवे बना या C4 प्लांट से। ठीक है, ये हाई ट्रॉपिकल रीजन में रह सकता है, हाई लाइट इंटेंसिटी में रह सकता है, और इसको फोटो रेस्पिरेशन नहीं चाहिए। और फोटोसिंथेसिस का रेट, फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई रहे। फोटोसिंथेसिस रेट भी हमारा क्या रहे? हाई रहे। ठीक है, मतलब C4 प्लांट्स वैसे प्लांट है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि तुम मेरे से ज्यादा पैसा ले लो लेकिन काम बढ़िया दो करके दो। ठीक है, भले ही तुम ज्यादा पैसा ले लो मेरे से, हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन क्या करो? काम बढ़िया करके दो मेरे को। ठीक है, और C3 प्लांट है कि तुमको तुम्हारा जो रेट है उसी के हिसाब से तुम मेरे को अब बस काम करके दे दो। ठीक है, बस मेरे को काम करके दे दो, लेकिन उस काम में क्या है ना, गलती होने का संभावना भी है। एक जो जैसे तैसे काम कर रहा है, अपना वो रेट तो चार्ज किया, ठीक है, तो गलती होने का संभावना क्या है? उसमें ज्यादा है। और ये क्या बोला कि मेरे को गलती तो चाहिए ही नहीं, भले ही तुम मेरे से पैसा ज्यादा ले लो। समझ में आया? तो ये क्या करता है? उधर टोटल कितने ATP यूज हो रहा था C3 में? टोटल एक ग्लूकोज बनाने में, एक पूरा का पूरा ग्लूकोज बनाने में, मतलब 6 साइकिल। उधर यूज हो रहा था 18 ATP और 12 NADPH। ठीक है, इधर टोटल में 30 ATP और 12 NADPH यूज हो रहा है। ATP इंक्रीज करे, भाई बोलू ना, पैसा ज्यादा ले लो, ATP ज्यादा ले लो, लेकिन गलती नहीं चाहिए मेरे को, गलती नहीं चाहिए, भले ही तुम पैसा ज्यादा ले लो। ये उस टाइप का प्लांट है। समझ में आ गया? और इसका जो ड्रॉबैक था ना, जिस चीज से वो बचा रहा था, जो गलती था, जो गलती से खुद को बचा रहा था, वो ये है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, C4 के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट खुद को बचा लिया फोटो रेस्पिरेशन से, C4 प्लांट खुद को डैमेज से बचा लिया। ठीक है, एक बार बस हम लोग टर्म समझते, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो मतलब लाइट, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हाँ, ऑक्सीजन लेता है और ग्लूकोज में कभी कभी कन्वर्ट नहीं करेगा। रेस्पिरेशन में कभी ग्लूकोज नहीं बनेगा। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यह है रेस्पिरेशन, यह है रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फोटो रेस्पिरेशन कौन से प्लांट में होता है? C3 प्लांट में होता है। C3 प्लांट के पास एक एंजाइम है रुबिस्को, और ये एंजाइम ना जरूरत पड़ने पे CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। हाँ,
हाँ, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, ठीक है। मतलब ये जो रोबेस्को एंजाइम है ना, इसका लास्ट का क्या है फुल फॉर्म? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब रोबेस्को क्या है? एक एंजाइम है। तो इस एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट होगा? एक एक्टिव साइट। याद आ रहा है? थोड़ा एंजाइम याद करो। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं। ये दोनों उस एक्टिव साइट के लिए क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसको बाइंड कराना है? हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें CO2 को बाइंड कराना है, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। लेकिन अगर उस एक्टिव साइट में O2 बाइंड कर गया तो कुछ नहीं बनने वाला है। अगर उस एक्टिव साइट पे ये O2 बाइंड कर गया ना, तो हमारा सिर्फ CO2 बन के बाहर आएगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। हम लोग जिस पर्पस के लिए डार्क रिएक्शन कर रहे थे वो पर्पस खत्म हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस डीमेरिट से बचने के लिए ना वो क्या कर रहे हैं? C4 साइकिल है। अब इसमें वापस आते हैं। अडेप्टेशन किसके लिए? अडेप्टेशन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए, हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन ना हो और फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हो। मतलब हमारा जो बायोमास है, बायोमास का प्रोडक्शन ज्यादा हो। बायोमास मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारा ग्लूकोज है। क्लियर है? ये जो अडेप्टेशन से ये क्यों कर पा रहे हैं? अपने एनाटॉमी के कारण, और उस एनाटॉमी का नाम है करन्स एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और C4 प्लांट में एक स्पेशल टाइप का एनाटॉमी है जिसका क्या नाम है? करन्स एनाटॉमी। करन्स एनाटॉमी, हाँ क्या होगा? अच्छा सॉरी, क्रन्स एनाटॉमी, हाँ क्रन्स एनाटॉमी, ठीक है, क्रन्स एनाटॉमी, ठीक है। तो क्रन्स एनाटॉमी में क्या होता है? अच्छा ये बताओ, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में अब थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन खत्म हो गया, वो लाइट रिएक्शन का पार्ट था। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। तो ये जो हमारा करन्स एनाटॉमी है, 2 मिनट टाइम दो, मैं तब तक बना लेती हूँ डायग्राम। क्या हो गया? हाँ अभी मैं बता रही हूँ करन्स एनाटॉमी की, आपको समझ में आएगा। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं बेटा? थोड़ा रिकॉल करो, मैं बताई हूँ क्लास में। क्या होता है मेसोफिल सेल्स? बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। मैं बहुत इजी तरीके से समझाई थी मेसोफिल सेल्स। क्या होता है मेसोफिल सेल्स? क्या होता है मेसोफिल सेल? अच्छा ऐसा टफ क्वेश्चन है ये ना, जैसे तैसे बना रही हूं। चलो ठीक है, आधे ही बनाते हैं। मेसोफिल, ठीक है। फिल मतलब लीफ और मीजो मतलब मिडिल, बस यही मतलब है। मैं बहुत अच्छे से समझाई थी। एक पत्ता है, ठीक है, एक लीफ है, तो इस लीफ में एक अपर एपिडर्मिस होगा और एक लोअर एपिडर्मिस होगा। इस डायग्राम से वही समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है? अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाला क्या है? लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये पूरा रो मैं बनाने वाली नहीं हूं, ये जो पूरा रेड से मैं बना रही थी ना, इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच वाला लेयर हमारा मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल, बस कहने का मतलब यह है कि एपिडर्मिस में हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है। बाकी एपिडर्मिस के बाद जो भी सेल्स है हमारा मेसोफिल सेल्स है, सब में हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये क्लोरोप्लास्ट भी कहां प्रेजेंट है? सारे सेल्स में, ठीक है। उतना भी डायग्राम बनाने वाली नहीं। इस तरीके से सारे सेल्स में हमारे बॉर्डर पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस को छोड़ दो, बाकी जितना भी सेल है पूरा मेसोफिल सेल कहलाता है। बस ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर छोड़ दो। जैसे ऊपर का स्किन नीचे का स्किन हटा दो, पूरा मसल्स आ जाएगा,
बस वही समझो मेसोफिल सेल्स, ठीक है। अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस हटा दो, बीच का सेल क्या हो गया, मेसोफिल सेल। अब हम लोग क्या डिस्कस करें, करेंज एनाटॉमी। करेंज एनाटॉमी एक मैकेनिज्म है जिसमें वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, फोटो रेस्पिरेशन करने से, ठीक है। तो ये हमारा मेसोफिल सेल्स है और इसको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। बीच में क्या है हमारा, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब कंडक्टिंग टिश्यू। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेटा कहां से आ गया, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस जाइलम और फ्लोएम को कवर करते हुए एक लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल, ठीक है। इस वैस्कुलर बंडल को कवर करते हुए हमारा एक सेल है जिसको हम लोग क्या बोल दिए, बंडल शीथ सेल। अब इस बंडल शीथ सेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये बंडल शीथ सेल क्या है, इसमें ये हमारे लार्जर सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल से ये सेल्स कैसे हैं, लार्जर है। इसमें लार्जर क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या है, लार्जर क्लोरोप्लास्ट है। इसमें ग्राना एब्सेंट होता है, ग्राना एब्सेंट है, लेकिन स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा होगा। और स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट है। ग्राना एब्सेंट है लेकिन स्ट्रोमा प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्राना सिर्फ एब्सेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है। और इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल भर भर के प्रेजेंट है। स्टार्च ग्रैन्यूल क्या है, भर भर के प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा, करेंज एनाटॉमी। करेंज एनाटॉमी, करेंज एनाटॉमी क्या है, एक अपर एपिडर्मिस एक लोअर एपिडर्मिस है। फिर आता है हमारा मेसोफिल का सेल, और मेसोफिल के सेल के बीच में आता है हमारा वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल को कवर करते हुए एक सेल का लेयर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल। ये भी हमारा सेल है। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं बंडल शीथ सेल में और मेसोफिल सेल में, तो हमें पता चलता है कि बंडल शीथ सेल हमारे लार्जर सेल है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी लार्जर है, और इसमें ग्राना एब्सेंट है, और इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। ये कंपेयर समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म कि C4 साइकिल चलता कैसे है। ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। चलो पहले इसमें हम लोग देखते हैं, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, प्रेजेंट कहां पर होगा, एटमॉस्फेयर में। O2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है, ये सब हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और ये एंटर कहाँ से करते हैं, अच्छा यहाँ से ना मेरे को कुछ बनाना चाहिए था। ये हमारा स्टोमाटल पोर है, ये हमारा क्या है, स्टोमाटल पोर, ठीक है। और इस स्टोमाटल पोर से ये एंटर कर सकता है। तो ये सबसे पहले कहाँ जा सकता है, मेसोफिल सेल में। ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि पहले उसको मेसोफिल सेल का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर बंडल शीथ सेल में वो आएगा। ये याद रखो, वो सबसे पहले किसके पास आएगा, मेसोफिल सेल के पास। तो ऑक्सीजन भी आ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है। मैकेनिज्म, ठीक है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस में ये हमारा मेसोफिल सेल, और इधर आता है हमारा बंडल शीथ सेल, ठीक है। सबसे पहले कहां जाएगा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, मेसोफिल सेल में। तो यहां पर मतलब हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, CO2 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, यहां पे होगा, यहां पे CO2 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल सबसे पहले, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसके पास जाएगा, मेसोफिल सेल के पास जाएगा। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का नाम जो उसको एक्सेप्ट करेगा, हाँ कौन एक्सेप्ट करेगा उसको, जैसे आपका C3 में एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था RUBP। अब बताओ इधर कौन सा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, PEP। इधर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हमारा क्या है, PEP, ठीक है। एंजाइम बताओगे,
पेपकेज, वेरी गुड, सॉरी, पेपकेज या फिर पीईपी कार्बोक्सिलेज। थोड़ा पीछे आते हैं। अच्छा चलो यहीं पे आरयूबीपी, नहीं आप कहीं पे इसका फुल फॉर्म बताए थे ना वहां पे, हाँ आरयूबीपी। ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। कहाँ पे लिखे हो, इसके बाद लिखिए, अच्छा हाँ यहाँ पे लिखिए। हमारा आरयूबीपी CO2 भी एक्सेप्ट कर सकता है और O2 भी, मतलब ये जो कार्बोक्सिलेज है ये CO2 एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजनेज क्या एक्सेप्ट करेगा, O2। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें पेपकेज का, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई दिक्कत आ रही है इसमें, पेपकेज है, सिर्फ कार्बोक्सिलेज है, तो किसको एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या है इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये हमारा क्या है, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ये हमारा क्या है, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ये फर्दर चेंज होता है, ये फर्दर चेंज होता है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। ये किस में चेंज हो रहा है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। ये भी हमारा क्या है, एक 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ये भी हमारा क्या है, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। और अब ये यहां से ट्रैवल करके आ जाता है बंडल शीथ सेल में। मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ये ट्रैवल करके अब कहां आता है, बंडल शीथ सेल में। यहां तक का काम कहां हो रहा था, मेसोफिल सेल में। चलो मान लेते हैं मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। मैलिक एसिड ये हमारा कितना है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। इस मैलिक एसिड का होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगा मतलब, हाँ कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे, मतलब कार्बन का कोई बॉन्ड टूटने वाला है यहाँ पे, तो यहां पर हम लोग कार्बन का बॉन्ड तोड़ेंगे और हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा और एक बनेगा पाइरुवेट। क्या बनेगा, CO2 और पाइरुवेट। पाइरुवेट हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है और CO2 1 कार्बन का, ठीक है। अब इस CO2 को हम लोग एंटर करा देंगे C3 साइकिल में, या हम लोग बोले तो केल्विन साइकिल में। इस CO2 को कहां एंटर करा दिए, केल्विन साइकिल में। और इस पाइरुवेट को हम लोग वापस भेज दिए कहां, मेसोफिल सेल में। इसको वापस हम लोग कहां भेज दिए, मेसोफिल सेल में, इसको रीजनरेट कराने के लिए। पाइरुवेट को कहां वापस भेज दिए, मेसोफिल सेल में। किसको रीजनरेट कराने के लिए, पेप को, क्योंकि हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तो खत्म हो गया एक प्रोसेस में, फिर उसको हम लोग वापस से रीजनरेट करवाएंगे तब भी एक दूसरा साइकिल चलेगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे केल्विन साइकिल हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा रहेगा, केल्विन साइकिल हो रहा है, एंजाइम रुबिस्को। केल्विन साइकिल रहेगा, एंजाइम कौन सा रहेगा, रुबिस्को। थोड़ा बहुत और जानते हम लोग बंडल शीथ सेल के बारे में। बंडल शीथ सेल, ठीक है, ये हमारा क्या है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर सकता, मतलब ये अपने मन से CO2 और O2 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहां देखो, यहां पे इसके पास मैलिक एसिड आया, जो बंडल शीथ सेल में आकर के डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है। इसके जो सेल्स है आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज, नो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट।
ठीक है, तो ये अपने से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन करके CO2 बनाया, कहाँ बनाया? सेल के अंदर ही बनाया, बाहर से कुछ डिफ्यूजन सबके थ्रू नहीं आया है, कोई पोर नहीं प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट है और सेल्स भी क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत सच सट के है प्रेजेंट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे कि ये जो रुबिस्को है इसके पास कोई भी चांस बनता है कि ये O2 को एक्सेप्ट कर ले? ये O2 भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये CO2 भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन क्या इस रुबिस्को के पास कोई भी चांस है कि वो इस O2 को एक्सेप्ट करे? इसके पास कोई चांस नहीं है कि ये O2 को एक्सेप्ट करे, क्योंकि क्या है कि ये ना, समझो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो O2 के साथ भी एक्सेप्ट कर सकता है और CO2 के साथ भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस रुबिस्को एंजाइम को एक ऐसा जगह छुपा के रखे ना कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन पहुंचे ही नहीं। ऑक्सीजन का सामना इसी लेवल तक हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ तक सामना हो रहा है? मीजोफिल सेल तक है, और मीजोफिल सेल में भी हम लोग क्या दे दिए? पेप कार्बोक्सिलेज। तो पेप कार्बोक्सिलेज भी ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना पेप कार्बोक्सिलेज एक्सेप्ट करेगा, ना रुबिस्को एक्सेप्ट कर पाएगा। मतलब फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बचा रहे हैं वेस्ट होने से। समझ में आया ये प्रोसेस? ये जो मीजोफिल सेल है ये हमारा O2 भी एक्सेप्ट कर सकता है और ये हमारा CO2 भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इसको हम लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ CO2 एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए? एंजाइम क्या दिए उसको? पेपकेज दिए, जो सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा? CO2 एक्सेप्ट करेगा। बंडल शीथ सेल है, इसके पास रुबिस्को प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग भेज रहे हैं, इसके पास हमारा ऑक्सीजन जा ही नहीं सकता। ये सेंटर में प्रेजेंट है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं जा सकता, तो ये भी क्या ऑक्सीजनेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। अब आप लोग मुझे याद दिलाओगे कि केल्विन साइकिल में कितने ATP यूज हो रहे हैं? केल्विन साइकिल में, पूरे साइकिल में, पूरा एक साइकिल, एक ही साइकिल में, ग्लूकोज नहीं, सिर्फ एक साइकिल में 3 ATP, 2 ATP और 2 NADPH। ठीक है, और ये रीजेनरेशन करने में हमारा यूज हो रहा है 2 ATP का मॉलिक्यूल नहीं, बस रीजेनरेट करने में क्या यूज हो रहा है? 2 ATP। क्लियर है? तो टोटल एक साइकिल के लिए कितना ATP यूज हुआ? 5 ATP यूज हुआ, और NADPH 2 यूज हुआ, और एक ग्लूकोज बनाने के लिए, बेटा शांत रहोगे, निखर नाम है ना, आप बताओ, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना साइकिल चाहिए? 2 साइकिल चाहिए। एक साइकिल में एक CO2 फिक्स होता है और हमें 6 CO2 फिक्स करना है। अब बताओ, एक ग्लूकोज बनाने के लिए क्या है? C6H12O6, 6 CO2 को फिक्स करना है, तो कितना साइकिल होगा? कितना साइकिल होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहे? तो कितना साइकिल होगा? 6 साइकिल होगा। एक साइकिल में 5 ATP, तो 6 साइकिल में कितना ATP? हाँ, तो 6 साइकिल में, और एक साइकिल में 2 NADPH, तो 6 साइकिल में कितना NADPH? समझ में आ गया? यह है हमारा C4 साइकिल या C4 पाथवे। कैसे 30 ATP यूज हो रहा है? वही बात है कि भले ही ज्यादा पैसा ले लो, ज्यादा ATP ले लो, लेकिन मेरे को ना कोई डैमेज नहीं चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन को फिक्स करना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना है। तो मेरे को बस ऐसे ही एंजाइम्स दो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही फिक्स कर सकता है, और जो हमारा O2 फिक्स कर सकता है उसको छुपा के रखो, उसको ज्यादा सिक्योरिटी दे दो और उसके पास O2 जाने ना पाए, उसके पास ऑक्सीजन नहीं जा पाए, उसको इतना सिक्योरिटी दो कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं जा पाए, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी यूज हो रहा है, बस ऐसा समझो। ठीक है, तो ये हमारा C4 पाथवे। अब इसको पूरा प्रोसेस में देख लेते हैं।
हमारा मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? पीईपी, वो तो पेपकेज, और ये हमारा बंडल शीट सेल। और दो सेल कनेक्ट किससे होता है बेटा? जो ये साइटोप्लाज्मिक हमारा ये है, हाँ ब्रिज है, नहीं वो आपका डेस्मोट्यूबुल गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ था, प्लाज्मोडेस्माटा। किससे कनेक्ट होता है? ये हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, मेसोफिल सेल ये हमारा क्या है? बंडल शीट सेल, ये इसको कनेक्ट कर रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? उसी को तो बोल रही, ये साइट सेल को कनेक्ट किया, मतलब इसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट किया ना। और अगर सिर्फ सेल वॉल को कनेक्ट करता तो वो सिर्फ सीमेंटिंग लेयर होता, वो क्या है? मिडिल लैमेला। तो अब प्रोसेस आप लोग बताओ क्या हो रहा है? सबसे पहले एक CO2 आया, और कौन उसको फिक्स कर रहा है? सबसे पहले CO2 आया, और उसको फिक्स कौन कर रहा है? पेप। इसको फिक्स कौन कर रहा है? पेपकेज। और ये क्या बन रहा है? ऑक्सैलो, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है, OAA, ठीक है। और ये OAA कन्वर्ट होता है हमारा किसमें? मैलिक एसिड में। बुक में ना सिर्फ बेटा C4 एसिड C3 एसिड करके लिखा हुआ है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब ये जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड है वो ट्रैवल करता है इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, किसमें? बंडल शीट सेल में। तो आ गया यहाँ पे हमारा मैलिक एसिड, और इस मैलिक एसिड का क्या होने वाला है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन होगा, क्या बनेगा? पायरुवेट। पायरुवेट हमारा क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और एक और क्या बनेगा? CO2। ये CO2 अब केल्विन साइकिल करेगा, ठीक है। और ये पायरुवेट को हम लोग वापस से भेज दिए किसमें? मीजोफिल सेल में। पायरुवेट को हम लोग वापस भेजे मीजोफिल सेल में, और इसको हम लोग बोले कि इसको रीजनरेट करना है, किसको? पेप को। और ये पूरा का पूरा आपका पाथवे है, समझ में आ गया? ये आपका पाथवे, पहले मीजोफिल सेल फिर बंडल शीट सेल। मीजोफिल सेल में क्या आपका एंजाइम है? पेपकेज। और बंडल शीट सेल में एंजाइम रुबिस्को प्रेजेंट है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन क्या हो गया? मैं भेजी थी ना कल जो PDF, वो सिर्फ आपको C4 साइकिल तक था। फोटो रेस्पिरेशन वाला PDF आज मिल जाएगा, ठीक है। आज पूरा PDF मिल जाएगा, आज पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं चेक नहीं करूँगा, कभी भी फिर चेक करूँगा, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो मतलब लाइट, मतलब ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, किसमें हो रहा है? C3 प्लांट्स में हो रहा है। C4 प्लांट्स में होने का कोई चांस? कोई चांस नहीं। C4 प्लांट अपने ऐसा मैकेनिज्म कर लिया कि उसमें ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। और क्यों नहीं हो रहा है C4 प्लांट में? उसका एनाटॉमी का नाम क्या है? कैरेंज एनाटॉमी। कैरेंज एनाटॉमी के कारण C4 प्लांट में हो ही नहीं सकता हमारा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। C3 प्लांट में हो रहा है। क्या हो रहा है? रुबिस्को जो एंजाइम है, इसका एफिनिटी CO2 के लिए भी है और O2 के लिए भी है। ज्यादा किसके लिए है? ज्यादा CO2 के लिए, ज्यादा एफिनिटी CO2 के लिए। लेकिन कभी कभार क्या कर जाता है, ये O2 से भी बाइंड कर जाता है। O2 से कब बाइंड करेगा? जब ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में हो, या जब इन दोनों का जो रेशियो है ये फेवर करेगा इसके एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, या इसके एफिनिटी में मदद करेगा। तो उस टाइम वो क्या करेगा? O2 के साथ बाइंड कर जाएगा। कब बाइंड करता है ये C3 प्लांट? जब हमारा हाई लाइट इंटेंसिटी हो, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट
इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखोगे C4 प्लांट का अडेप्टेशन क्यों था? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए हाई लाइट इंटेंसिटी और ज्यादा टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और अगर C3 प्लांट में वो चीज हो गया ना, अगर C3 प्लांट को इंटेंसिटी ज्यादा मिल गया, टेम्परेचर ज्यादा मिल गया, तो ये फिर CO2 को फिक्स नहीं कर पाता है, ये O2 को फिक्स करने लगता है, ठीक है। और C4 प्लांट का अडेप्टेशन ही था इस चीज से बचने के लिए, हाँ, कि वो सिर्फ CO2 को ही एक्सेप्ट कर सके। तो ये हाई लाइट इंटेंसिटी में और हाई टेम्परेचर में होता है। और कब कब हो सकता है फोटो रेस्पिरेशन? जब हमारा लीफ का जो एज है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब जो ओल्डर लीव्स है ना उसमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा यंगर लीव्स के कंपैरिजन में, ठीक है। यंगर लीव्स के कंपैरिजन में जो ओल्डर लीव्स है उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। और कब होगा? जब CO2 कम होगा और O2 का लेवल ज्यादा होगा। समझ में आ गया? इसका डिस्कवरी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका डिस्कवरी किए थे डिकर एंड रियो और टोबैको प्लांट में डिस्कवरी किए थे, डिकर एंड रियो टोबैको प्लांट में, ठीक है। ये नोट्स में मेंशन है, नोट्स में ये चीज मेंशन है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, अच्छा ये पहले आप लोग बताओगे, इतना सब सुनने के बाद, ये फायदेमंद प्रोसेस है कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होने वाला है? फोटो रेस्पिरेशन, लाइट के प्रेजेंस में हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये हमारा फायदेमंद है या फिर वेस्टफुल प्रोसेस? इतना सोचना पड़ रहा है, हाँ? अच्छा, फायदा के लिए कौन कौन सोच रहा है? नहीं, अब बताओ ना। नहीं, मैं जितना आप लोग सुना उसी को रिकॉल करो, मैं पीछे नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है, ये जो हमारा C2 साइकिल है ये फायदा के लिए है या फिर घातक के लिए? मतलब ये जो C2 साइकिल हो रहा है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है या एक एडवांटेजेस प्रोसेस है? O2 को मतलब ही नहीं है, ये यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो एक दूसरा आप इस पे आप सोचोगे, ठीक है, ये सब सोचने वाला क्वेश्चन है। तो अगर ये यूजफुल प्रोसेस होता तो फिर हमारा C4 अडेप्टेशन ही क्यों आता? ये तो फायदा कर रहा था। तो अगर ये यूजफुल प्रोसेस होता तो हमारा C4 का अडेप्टेशन क्यों होता? रिएक्शन में हो रहा है ये दोनों, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? C3 साइकिल चल रहा है या C3 प्लांट्स में हो रहा है ये चीज। पर्पस है हमारा CO2 को फिक्स करना है ग्लूकोज में, हमें चाहिए खाना, हमें चाहिए खाना। तो ये क्या करेगा? C3 प्लांट CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बना देगा। और हमारा C2 साइकिल क्या करता है? C2 साइकिल क्या करता है? ये O2 को चेंज करता है CO2 में। हमें चाहिए ही नहीं, ये हमें चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि हमारा O2 फिक्स हो जाए, CO2 में कन्वर्ट हो जाए, हमें ये नहीं चाहिए। हम लोग को बस ग्लूकोज से मतलब है, ग्लूकोज नहीं बना फिर हमें ये सबसे कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें ग्लूकोज चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा CO2 फिक्स हो, इसीलिए ना उतना नेचर मेहनत किया, करंज एनाटॉमी बनाया जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में फिर सरवाइव कर सके। नहीं तो सारा कुछ इस O2 को फिक्स करने लगे तो हमारा ये ग्लूकोज ही ना बन पाए। ये ग्लूकोज बने ज्यादा वेस्ट होने से बेटर है ग्लूकोज हमारा बने तो हमारा क्या आया? करंज एनाटॉमी आया। नेचर इतना मेहनत किया है, अभी भी फायदा है C2 प्लांट। बेटा ये फायदा था कि ये हमारा फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है, वैसे मैं स्पेलिंग ही गलत लिखी, ये हमारा फायदा है कि हमारा C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है। ये हमारा C4 प्लांट का फायदा है कि वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो C2 प्लांट फिर क्या हो जाएगा? C2 साइकिल वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस कैसे है कि हमारा C2 साइकिल ग्लूकोज तो बनाते ही नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज ये बनाते ही नहीं है,
बदले में जो हमारा एटीपी बना हुआ था, एटीपी को ये कंज्यूम करता है और ग्लूकोज भी नहीं बनाते हैं। एटीपी भी खा गया और ग्लूकोज भी बना के नहीं दिया, तो फायदा है ही नहीं, दूर दूर तक फायदा नहीं है। ऊपर से एटीपी भी यूज कर रहा है, ठीक है। इस चीज से बचाने के लिए C4 प्लांट आया है, ताकि फोटो रेस्पिरेशन हो ही ना। समझ में आया? आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो 3 सेल ऑर्गेनेल को ये यूज करता है अपने प्रोसेस के लिए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है? 3 सेल ऑर्गेनेल क्या क्या है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 सेल ऑर्गेनेल को ये यूज करता है अपने प्रोसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में वो डायग्राम नहीं है, मैं नहीं तो एनसीईआरटी रीड नहीं करवा देती। आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है बेटा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब कौन से साल में है वो मुझे याद नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन कौन से सेल में होता है, और ऑप्शन में था एक पेरोक्सिसोम। बेटा ये ना फोटो रेस्पिरेशन का डायग्राम हमारे टाइम में भी नहीं था, 2018 की किताब में भी नहीं था, लेकिन आया था क्वेश्चन। तो जब फोटो रेस्पिरेशन दिया हुआ तो आप एक एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं पढ़ सकते हो कि C2 साइकिल हो कहां पे रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या सिर्फ आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत साइड बुक भी रेफर करते हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो, या नहीं मानते इसको स्किप कर देना। अभी प्रिपरेशन का टाइम है, अभी तैयारी कर सकते हो, रिवीजन का टाइम है, इसको स्किप कर देना, ठीक है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्लास को रिकॉल करना कि तब हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। हाँ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, वो सुपरनैचुरल पावर एग्जाम में बैठ के मिलता है कि एग्जाम अगर क्लास में जो बच्चे ध्यान दे देना, अगर वो रिवाइज नहीं भी करते तब भी उनको रिकॉल कर लेते, सिर्फ क्लास में ध्यान देने से। क्या आप देखते हो कि लड़के लोग दिन भर पढ़ते? लड़के लोग दिन भर नहीं पढ़ते हैं, ये मैं ध्यान दी हूँ, लड़के लोग दिन भर नहीं पढ़ते, लेकिन वो लोग क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर वो लोग ना 4 घंटे ही पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ता है। नहीं, लड़की लोग नहीं पढ़ती है, लड़की लोग ध्यान से नहीं पढ़ती है। लड़की लोग गाना सुनते सुनते पढ़ेगी, उसको बीच में कुछ काम भी याद आ जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा जनरली हर घर में होता है। लड़की लोग बहुत ध्यान से नहीं पढ़ती, लड़की लोग दिन भर पढ़ती है और लड़का लोग बस 4 घंटा पढ़ता है, ठीक है। तो क्या है कि वो लोग क्या होते हैं, क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्लास में ध्यान से फिर बैठेंगे। जैसे अगर ऋतिक क्लास में नहीं पढ़ता है, मतलब वो कहीं से पढ़ लिया शांति से, वो क्लास में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो 4 घंटा अपना पढ़ा है तो वो पढ़ के आया है क्लास में। हाँ तो वो पढ़ लेता है, वो पढ़ लेता है, फिर ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा नहीं है, वो पढ़ लिया है पहले से, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में वो थोड़ा फोकस मेंटेन किया है, यहाँ नहीं तो अपने ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। हाँ यहाँ पर ही देखो कुछ स्टूडेंट्स लोग बात, ठीक है, आप लोग का मैं एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ लड़के लोग हैं वो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग को घर पे फोन पे बात करने का परमिशन नहीं है, वो लोग क्लास से बैठ के अगल बगल में बात करें, फिर वो लोग घर जाके नहीं पढ़ने वाले। ऐसा होता है, ये जनरली हर क्लास का यही कहानी है। अब पता नहीं, छोड़ो। C2 साइकिल, C2 साइकिल इसका नाम पड़ा, इसका मतलब है इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, है ना। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन कंपाउंड का क्या नाम है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। मतलब हमारा क्या होता है, RUBP का जो मॉलिक्यूल है ये O2 के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम क्या है
रुबिस्को के प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखा रहा है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखा रहा है। और ये क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट का, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं पीजीए का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट का और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं पीजीए का। समझ में आ गया? अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट का जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसका पूरा साइकिल देखना है हमें। ठीक है, इसका पूरा साइकिल अब हमें देखना है। तो ये शुरू होता है हमारा कहाँ, क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारे स्टोमाटा प्रेजेंट है गार्ड सेल से। ठीक है, और वहां से हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन एंटर कर रहे, मतलब O2 बाइंड किसके साथ करेगा, RUBP के साथ, किसके प्रेजेंस में, हाँ, रुबिस्को के प्रेजेंस में। और ये क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल किसका बनाते हैं, पीजीए का। जाओ, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है इससे हम लोग फॉस्फेट हटाने वाले, मतलब डीफॉस्फोराइलेट करने वाले। तो हमारा क्या बना, फॉस्फेट ग्रुप हटा दिए, क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट एंटर कर गया कहां, पेरोक्सिसोम में। ये जो ग्लाइकोलेट है ये हमारा ग्लाइऑक्सिलेट, इसका ऑक्सीजनेशन होता है, क्या बन गया, ये ग्लाइऑक्सिलेट बन गया। ठीक है, और इस ग्लाइऑक्सिलेट कब होगा, एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब है एमिनो एसिड का बनना। ठीक है, या एमिनो एसिड का कन्वर्ट होना। ठीक है, अब ये ग्लाइऑक्सिलेट हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइसिन में। ग्लाइऑक्सिलेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसिन में। ये ग्लाइसिन एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, और दो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल मिलकर के बनता है हमारा सेरीन। ठीक है, दो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बना, सेरीन। और बदले में क्या रिलीज हुआ यहां से, CO2 और NH3, अमोनिया रिलीज हुआ, और क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और क्या छोड़ रिलीज कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहाँ रिलीज किया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहाँ CO2 रिलीज किया, यहाँ हमारा बन गया सीरीन का मॉलिक्यूल। ये सीरीन का मॉलिक्यूल वापस से गया हमारा पेरोक्सिसोम में। ठीक है, फिर यहां से ये बना हाइड्रोक्सी पायरुवेट, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट फिर हमारा बनाता है पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट क्या बनाया, पायरुवेट। और ये पायरुवेट फिर यहां एंटर करके बनाते हैं पीजीए का मॉलिक्यूल। पायरुवेट यहां एंटर किया और क्या बनाया, पीजीए का मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ये हटा दो। तीनों ऑर्गेनेल का नाम याद है, क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन ये आया था कि फोटो रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनेल में होता है, और ऑप्शन में था पेरोक्सिसोम, ये दोनों ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, जितने भी ऑप्शन था उसमें एक ऑप्शन था पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम में हमारा क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये हमारा एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन 100% वेस्ट नहीं होता है, 100% वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, 75% कार्बन इज रिकवर्ड, 75% कार्बन डाइऑक्साइड इज रिकवर्ड। देखो यहां पे भी CO2 आ गया, तो वापस से हमारा क्या कर सकता है, एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा PGA भी बन गया, तो PGA हमारा C3 साइकिल कर सकते हैं। मतलब 75% रिकवरी हो गया, लेकिन लॉस तो हुआ ना, कितना परसेंट लॉस हुआ, 25% लॉस हुआ। मतलब ये एक क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। ये ना हमारा ग्लूकोज बनाया, ना ये ATP बनाया, ना ये NADPH बनाया, बदले में क्या किया, ATP को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ATP को कंज्यूम कर लिया। ये है हमारा फोटो रेस्पिरेशन, और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।
तो अब जो एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में वो देखेंगे और फिर आप लोग रीड करोगे यहाँ तक। इस टेबल को फिल करने वाले, मैं भी एनसीईआरटी खोल लेती हूँ। टेबल एक बार लग रहा है आप लोग को अपने से कि फिल हो जाएगा? सोचो, टेबल पढ़ो, थोड़ा बहुत फिल हो जाएगा। ये हमारा C3 प्लांट है और ये हमारा क्या है? C4 प्लांट। चलो ठीक है, देखते हैं थोड़ा बहुत। ये कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल। और ये क्या है? मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल। ठीक है, स्टार्ट करें टेबल। सारे कोई पेन पेंसिल ले लो हाथ में। पहला क्वेश्चन, सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहां हो रहा है? मेसोफिल में हो रहा है। लिख लो मेसोफिल। और C4 प्लांट में कहां हो रहा है? बेटा क्या हो गया आपको? आज आप बहुत डिस्टर्ब हो। दूसरा क्वेश्चन, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इनिशियल रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन कहां हो रहा है? हाँ, इनिशियल रिएक्शन C3 में कहां हो रहा है? मेसोफिल सेल में। और C4 में इनिशियल, बेटा फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमारा मेसोफिल में ही बन रहा है ना, पहला रिएक्शन मेसोफिल में ही होगा। फर्स्ट रिएक्शन मेसोफिल में ही होगा। ठीक है, मेसोफिल में ही होगा फर्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव टू फिक्स CO2। कितना सेल टाइप है C3 में? हाँ, C3 में कितना सेल टाइप है जिसमें हमारा CO2 का फिक्सेशन हो रहा है? C3 में सिर्फ 1 सेल टाइप है, मेसोफिल। और इसमें 2 सेल टाइप है, एक मेसोफिल सेल और एक बंडल शीट सेल। 2 सेल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? C3 में एक्सेप्टर, हाँ देख लो ऑप्शंस भी दिया हुआ है ब्रैकेट में, आपको साइड में ऑप्शन भी दिया हुआ है RUBP। और इसमें एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है? फर्स्ट एक्सेप्टर PEP। लिख लो PEP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार्बन इन विच प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में कितना कार्बन है? RUBP में राइब्यूलोज है बेटा, राइब्यूलोज में कितना कार्बन है? थोड़ा बायो मॉलिक्यूल से याद कर लो, राइब्यूलोज में कितना कार्बन है? हाँ 3 बोलिए, 4 बोलिए तो 5 बोलोगे। और पेप में कितना कार्बन है? इसमें 3 है। देखो मैं शुरू में बताई हूँ ये सब चीज। यहाँ पे बताइए CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का है। समझ में आ गया? ये आपका कितना है? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो 3 कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इसका क्या है? PGA। और इसका पहला प्रोडक्ट OAA। और यही सारे MCQ भी बनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितना कार्बन है? इस PGA में कितना कार्बन है? 3। और इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 5 है, 4 है, 4 है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन था। फिर डज द प्लांट हैव रुबिस्को। क्वेश्चन है, डज द प्लांट हैव रुबिस्को? C3 प्लांट, यस। C4, यस।
भले ही बंडल शीथ में, लेकिन है तो उस प्लांट में, रुबिस्को दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द प्लांट हैव पेप केज? डज द प्लांट हैव पेप केज? C3 में पेप केज नहीं है, और इसमें हमारा क्या है, पेप केज प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को? विच सेल हैव रुबिस्को? इसमें हमारा क्या है, मेसोफिल सेल, और इसमें इसमें से बंडल शीट सेल में, और इसमें मेसोफिल सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन? हाई लाइट कंडीशन, हाई लाइट कंडीशन, हाई लाइट कंडीशन, इसमें क्या होगा प्रोडक्ट? बेटा मतलब फोटोसिंथेसिस किसमें हाई होगा? फोटोसिंथेसिस किसमें हाई होगा? C4 साइकिल में हाई होगा। C4 साइकिल में आपका फोटोसिंथेसिस क्या होगा? हाई होगा। कब? हाई लाइट इंटेंसिटी में। अगर हाई लाइट कंडीशन हम लोग C3 प्लांट को दे देंगे तो ये फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा, इसमें नेग्लिजिबल होगा। लो है लिखा हुआ, तो इसमें लो लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे? लो लिखोगे, और उसमें हाई, मतलब हाई लाइट कंडीशन में। चलो कोई इधर नहीं लिखे बेटा, आप लोग समझो इस चीज को। हाई लाइट कंडीशन में अगर C3 प्लांट रहा ना तो वो फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। यही इसका ड्रॉबैक है, ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसका लिमिटेशन है कि C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है हाई लाइट इंटेंसिटी में। हाई टेम्परेचर में ये फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है, और इससे बचने के लिए C4 प्लांट आया है। मतलब हाई लाइट कंडीशन में इसका फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? लो होगा, और ये हाई होगा। ठीक है, हाई लाइट कंडीशन के लिए हमारा C4 प्लांट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटी? क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी में हमारा फोटो रेस्पिरेशन होगा? लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन होगा? ये देखो, C3 C4 मत देखो, बस ये देखो कि लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन के लिए 2 3 4 पॉइंट पढ़े थे, याद रखोगे। हाई लाइट इंटेंसिटी में होगा, हाई टेम्परेचर में होगा, और जब लीफ का एजिंग हो जाएगा और जब हमारा O2 ज्यादा होगा CO2 से, तो लो लाइट इंटेंसिटी तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा? तो चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट, होगा ही नहीं। समझ में आ गया? समझ में आया? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन को हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए। अगर लो लाइट है तो ना वो इसमें होगा ना वो उसमें होगा, तो इसमें भी हमारा क्या हो गया? नेग्लिजिबल, और इसमें भी क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। नेक्स्ट देखते हैं, whether photorespiration is present in high light intensity? नेक्स्ट है हमारा हाई लाइट, हाई लाइट इंटेंसिटी। क्या पूछ रहा है? फोटो रेस्पिरेशन पूछ रहा है। C3 प्लांट में हाई रहेगा, और C4 प्लांट में होगा ही नहीं। कोई भी चांस हो, कभी भी फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में कभी नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप उसको लो लाइट इंटेंसिटी दो, हाई लाइट इंटेंसिटी दो, कम कार्बन डाइऑक्साइड दो, तब भी C4 में कभी नहीं होगा, क्योंकि रुबिस्को जो एंजाइम है वो बंडल शीथ में है, और इसके पास गैसेस नहीं पहुंच सकते, बाहर से एनवायरमेंट से गैस नहीं पहुंच सकते। समझ में आया? नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन? नेक्स्ट है लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, फोटो रेस्पिरेशन। लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन मतलब O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है,
देखो आप लोग फोटो रेस्पिरेशन में 4 पॉइंट रिपीट करो तो मेरे साथ, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, एजिंग ऑफ लीफ और हाई O2 एंड लो CO2, ये 4 पॉइंट रिपीट करो। हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, एजिंग ऑफ लीफ एंड लो CO2 एंड हाई O2, लो CO2 एंड हाई O2। तो इसमें क्या है, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा CO2 लो है और उसमें कभी होगा ही नहीं, इसमें नेग्लिजिबल, लो हाई का बात ही नहीं, इसमें होता ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन पे मत ध्यान दो बेटा, आप अपना दिमाग लगाओ। C4 प्लांट में आप कोई भी कंडीशन दे दो, इस तक O2 नहीं पहुंचने वाला, O2 इस रुबिस्को को कभी नहीं मिलने वाला, इसमें कभी नहीं होने वाला, हर बार नेग्लिजिबल लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether photo respiration would be present at high CO2 concentration, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, फोटो रेस्पिरेशन C4 साइकिल में बेटा कभी नहीं होगा, आप उधर ध्यान ही मत दो। C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन में क्रॉस करी थी लिख करके, सब में ये चारों क्वेश्चन आपका फोटो रेस्पिरेशन पे था। हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन में इसमें होगा, C3 प्लांट में इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नेग्लिजिबल होगा, और इसमें तो खैर कभी नहीं होने वाला, इसमें सब चीज नेग्लिजिबल ही होने वाला है। समझ में आ गया? फोटो रेस्पिरेशन C4 देके पहले ही कट कर दोगे, इसमें कभी नहीं होने वाला, कोई भी कंडीशन दे दो। समझ में आ गया? इधर देखते हैं, लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन, क्वेश्चन चेंज करिए, हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन होगा हाई, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी फोटो रेस्पिरेशन हाई, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा फोटो रेस्पिरेशन, और हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होगा। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑप्टिमम, वो मैं बता देती हूँ, ये होता है 20 to 25 और ये हो जाएगा आपका 30 to 40 डिग्री, ठीक है बेटा। आप लिख नहीं रहे हो, आप कॉपी किताब बंद करके बैठ गए। इसके बाद आपका एग्जाम्पल्स, C4 का आप लोग बताओ। C4 अगर आप लोग कुछ गूगल भी करे हो, जो बोलो बाजरा जैसा है, बाजरा जैसा है, सोरगम, मेज और शुगर केन लिखोगे, सोरगम, मेज, शुगर केन, ठीक है। सोरगम, मेज और शुगर केन। इधर लिखोगे पोटैटो लिखोगे, चिलीज लिखोगे, टोमेटो लिखोगे। इधर लिख सकते हो राइस, बीन, पोटैटो, टोमेटो, चिली। देखो टोमेटो और चिली आप लोग याद रखोगे, ठीक है। टोमेटो और चिली को एकदम ही याद रखना है, और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। टेबल कंप्लीट हुआ? कोई डाउट? जितना हम लोग C3 और C4 साइकिल पढ़े ना, समझो सब चीज का ये समरी था। हाँ, ये जो टेबल था ये सब चीज का समरी था। जो हम लोग C3 C4 साइकिल पढ़े, ये उसका समरी था पूरा। अब बस एक टॉपिक और बच रहा है, इसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग एक बार रीड कर लो, C4 साइकिल रीड करो और C3 साइकिल रीड करो बुक से। C3 नहीं, C4 रीड करो और ये फोटो रेस्पिरेशन रीड करो। उसमें जो ईमानदारी से टीचर का सब बात सुनती है, सब पढ़ते हैं, क्योंकि ना आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, ना मेरे पास बहुत टाइम है पढ़ाने के लिए, तो मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। और मैं जैक बोर्ड टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं आज फिर रिपीट कर रही हूँ। ये क्वेश्चन आया ही नहीं तुम्हें, जब मैं तैयारी गई थी उस टाइम ये चीज़ पढ़ी थी और ये था प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। आपको ये नहीं पढ़ना, आप मत लिखना ये चीज़ कॉपी में, जितना NCERT में दिया हुआ है आप उतना लिखना। और लड़के लोग पढ़ते ही नहीं है, आप क्लास का ही रेशियो देख लो।
और कुछ लड़की लोग भी नहीं पढ़ती तो चली गई है, तो वो टॉप भी नहीं करते, उन्हें मतलब ही नहीं है पढ़ने से। लड़की लोग पता है बहुत बेसिक से शुरू करती है, बहुत लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, लेकिन वो लोग बहुत बेसिक से थोड़ा थोड़ा करके शुरू करती है और कंसिस्टेंट रहती है अपने ट्रैक पे, तो वो फिर आगे ज़रूर जाती है। थोड़ा भी इधर से उधर भटके तो लड़के लोग आ जाते हैं किसी तरह ट्रैक पे, क्योंकि उनको आज नहीं कल उनको पता है कि बिना जॉब के गुजारा नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ट्रैक पर आने के लिए। लड़की लोग जहाँ डिरेल हुई वो डिरेल हो गई, ये फैक्ट है बेटा, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसा मैं नहीं देखी होगी कुछ लड़की लोग जो स्कूल टाइम में बहुत खराब थी पढ़ने में, वो अचानक से कॉलेज में चली गई तो बहुत अच्छी हो गई पढ़ने में। लड़के लोग के साथ ये केस बनता है कि वो नहीं पढ़ रहे थे स्कूल में बस जैसे तैसे पढ़ाई करें, कॉलेज में उनको समझ में आया कि नहीं अब पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जॉब मिलने वाला है, ठीक है, तो वो वहाँ से पढ़ लेते हैं। लड़की लोग को शुरू से ही एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ता है बेटा, ये फैक्ट है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे मास्टर्स कंप्लीट हो गया ना, तो मैं मुझे पता है कॉलेज में फिर कौन ज़्यादा पढ़ता है, लड़की लोग ठीक है क्लास में, लड़के लोग क्लास में ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो लोग ना चोरी छुपे बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब मार्क्स आता है ना तो उस टाइम पता चलता है कि लड़के लोग पढ़ाई तो किए थे, भले ही क्लास में बैठ के पढ़ाई ना किए हो। वो लोग घर पे अगर 2 घंटा ही पढ़ते हैं ना, वो लोग सिर्फ यूट्यूब से लेक्चर सुन के कहीं से आ जाते हैं, एग्जाम से पहले ही सुन लेते हैं, लेकिन वो इतना ईमानदारी से वो क्लास करते हैं ना कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। और लड़की लोग दिन रात एक करके करती है, लेकिन वही है कि लड़के लोग पास करने के लिए पढ़ते हैं और लड़की लोग फिर टॉप करने के लिए पढ़ती है। हाँ, और लड़का लोग जो शुरू से पढ़ेगा इस कॉन्सेप्ट, इस मेंटालिटी के साथ कि मेरे को बहुत अच्छा करना है, तो लड़के लोग भी टॉप करते हैं, लड़के लोग भी टॉप करते हैं। आप प्रीवियस ईयर के नीट के टॉपर्स देख लो, लड़के ही है। हाँ, नहीं आई है, ठीक है, चलो यहीं तक रहने देते हैं, कल बस फोटोसिंथेसिस वाला कंप्लीट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट बस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।